ओके सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन, दिस नाउ द ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। मेरे CSET वाले बच्चे बहुत अच्छे से देखो। ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 13 से लेकर 32 है। अच्छा, ये चैप्टर जो कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद मैं MCQs जो है वो करवाऊँगा। कहाँ पे करवाऊँगा? टेलीग्राम पे। तो अगर कोई भी बच्चा अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, फ्री ग्रुप है CSET का, फ्री लेक्चर्स है, फ्री नोट्स है, सब कुछ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप कहाँ से ज्वाइन करें सर? इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 13 से लेकर 32 हम लोग देखेंगे, ठीक है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। CSET क्रैक करोगे, CS एग्जीक्यूटिव में भयंकर तरीके से आपको पढ़ना होगा। यहाँ पे हालांकि एक दो आर्टिकल उन्होंने स्किप कर दिया था, लेकिन मैंने इंक्लूड कर दिया। अभी अगर थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ लोगे तो एग्जीक्यूटिव में वैसे भी पढ़ाई बहुत बहुत ज़्यादा है, बाहुबली सिलेबस है, तो ईजी हो जाएगा रिटेन करने में, रिवाइज करने में, सब कुछ करने में। तो यहाँ पे थोड़ा जोर लगाएंगे। एक दो आर्टिकल थोड़ा उन लोगों ने स्किप कर दिया था इंस्टीट्यूट के मैट में, लेकिन मैंने इंक्लूड कर दिया यहाँ पे। सबसे पहले समझेंगे हम लोग आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 जो है ना, ये दो डॉक्ट्रिन के ऊपर चलता है। क्या बताओ? दो डॉक्ट्रिन के ऊपर चलता है आर्टिकल 13। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ठीक है, एक है डॉक्ट्रिन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, एंड दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। देखो, सबसे पहले मैं कंसेप्ट समझाऊंगा। ये मतलब यहाँ से इंस्टीट्यूट के मैट में जो लिखा है वो आपको समझाऊंगा। ये वैसे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में इतना डिटेल, इतना क्लियर कट वे में उन्होंने समझाया नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट कर रखा है, तो बहुत आपको ईजी होगा। देखो, कंसेप्ट क्या है? द डॉक्ट्रिन अप्लाइज टू प्री एग्जिस्टिंग लॉ। प्री एग्जिस्टिंग लॉ मतलब पहले से जो लॉ एग्जिस्ट कर रहा है उसके ऊपर अप्लाई होता है ये डॉक्ट्रिन, ठीक है। द डॉक्ट्रिन अप्लाइज टू प्री एग्जिस्टिंग लॉस दैट कन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट। तो ये डॉक्ट्रिन किसके ऊपर लागू होता है? जो लॉ ऑलरेडी चल रहे हैं वो लॉ। और क्या सब लॉ? नहीं, सिर्फ वही लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के साथ क्लैश होता है। फंडामेंटल राइट कहता है एक, और ये प्रेजेंट जो चल रहे हैं लॉ वो कहता है दो। समझ में आ रहा है ना? क्लैश हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उन लॉस के ऊपर लागू होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। समझेंगे और अच्छे तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर देखो इम्पैक्ट क्या आता है इससे। When a pre-existing law clashes with a fundamental right, the law is not entirely struck down. Instead, it is considered to be in a dormant or eclipsed state. समझाओ सर। देखो, ये फंडामेंटल पकड़ लो, ये एक लॉ है, प्री एग्जिस्टिंग लॉ, ठीक है, और ये है अपना फंडामेंटल राइट। कौन सा बड़ा है? फटाफट बता दो, बड़ा कौन सा है? हमेशा याद रखना, आपका फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कोई लॉ बन ही नहीं सकता, ठीक है। फंडामेंटल राइट बड़ा है। अब सुनो, जब तक कि ना फंडामेंटल राइट ही बेबुनियाद हो जाए, कंप्लीटली मतलब जो है अभी प्रेजेंट डे सिचुएशन में लागू ही ना हो पाए, वो प्रकार के फंडामेंटल राइट्स रिमूव हो सकते हैं। जो रिमूव हुए भी है पास्ट में, वो मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इन जनरल हमेशा याद रखना, फंडामेंटल राइट इज सुपीरियर, फार सुपीरियर देन एनी प्रेजेंट डे लॉ, ठीक है। अब ये जो लॉ है ये फंडामेंटल राइट है, तो हम लोग डिस्कस यही कर रहे हैं कि भैया ये जो लॉ है ना, ये कन्फ्लिक्ट कर रहा है फंडामेंटल राइट के साथ। अगर लॉ कह रहा है 1 तो फंडामेंटल राइट कह रहा है 2, तो ये तो सेम नहीं है ना। सेम नहीं है, डिफरेंट है। सेम बट डिफरेंट, ठीक है। लॉ एंड फंडामेंटल राइट। अब देखो, ना सेम है ना मतलब सेम तो नहीं है, डिफरेंट है। अब देखो, तो क्या करेंगे सर? ये लॉ तो अभी भी चल रहा है ना, ये डे टू डे लाइफ में चल रहा है लॉ। फंडामेंटल राइट जो है वो भी आया है अभी नया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, आप ये सोचोगे कि सर एक चीज़ बताओ, अगर आप कह रहे हो कि ये प्री एग्जिस्टिंग लॉ है, मतलब ये लॉ पहले से चल रहा है और फंडामेंटल राइट के साथ क्लैश कर रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है सर? फंडामेंटल राइट भी तो बहुत पहले आया था और लॉ भी प्री एग्जिस्टिंग लॉ है। प्री एग्जिस्टिंग लॉ है मतलब पहले लॉ जो है वो पहले आया है। तो ये जो है ना इक्लिप्स, ये कब होता है मैं आपको समझाता हूँ। जब नया फंडामेंटल राइट आता है, अगर पकड़ लो कोई नया फंडामेंटल राइट मैंने लाया और अभी फ़िलहाल जो लॉ चल रहा है, एग्जिस्टिंग लॉ चल रहा है, उसके साथ वो मैच नहीं हो रहा है,
तो हम लोग क्या मानेंगे, फंडामेंटल राइट मानेंगे या फिर लॉ मानेंगे? हमेशा याद रखना फंडामेंटल राइट मानेंगे। अगर नया फंडामेंटल राइट आ रहा है जो प्रेजेंट डे अपने लॉ के साथ वो मैच नहीं हो रहा है, तो हमेशा हम लोग फंडामेंटल राइट को मानेंगे, ना कि लॉ को। समझ में आ रहा है? इसको कहा जाता है इक्लिप्स। तो ये लॉ जो है वो ऐसा स्टेट में आ जाएगा, कौन सा स्टेट में आ जाएगा? डॉर्मेंट स्टेट में आ जाएगा, इक्लिप्स स्टेट में आ जाएगा। डॉर्मेंट स्टेट का मतलब ये होता है कि वो है, मतलब वो जिंदा तो है लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं, उसका कोई काम नहीं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। और इक्लिप्स का मतलब क्या होता है, जैसे चांद में जो वो ग्रहण लगता है ना, तो चांद जो है वो ढक जाता है, तो वैसे ही ये जो फंडामेंटल राइट है वो ग्रहण लगा देता है अपने लॉ के ऊपर, और फंडामेंटल राइट जो है ये ग्रहण लगा देगा लॉ के ऊपर। इक्लिप्स का मतलब क्या होता है, वही है। तो फंडामेंटल राइट ग्रहण लगा देगा अपने लॉ के ऊपर, एंड लॉ जो है वो छुप जाएगा, वो हाइड हो जाएगा, फंडामेंटल राइट चलेगा, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि लॉ इसको मार डाले हम लोग पूरा। जब तक ये फंडामेंटल राइट है, प्रेजेंट है, तब तक वो चलेगा, तब तक ये इक्लिप्स रहेगा, तब तक ये डॉर्मेंट रहेगा, ये प्रेजेंट डे लॉ। जब ये फंडामेंटल राइट हट जाएगा, ये लॉ फिर से जिंदा हो जाएगा, फिर से वो वापस आ जाएगा, ठीक है। ये लाइन सर कहाँ पे लिखा है, आगे पढ़ो तब देखोगे। रिवाइवल, नेक्स्ट टॉपिक है रिवाइवल। इफ़ द कन्फ्लिक्टिंग फंडामेंटल राइट इज़ लेटर अमेंडेड, ये जो राइट है फंडामेंटल राइट, बाद में जाके इसको अमेंड कर दिया, चेंज कर दिया, अमेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड या तो बंद कर दिया बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, द इक्लिप्स लॉ कैन पोटेंशियली रीगेन इट्स वैलिडिटी। मतलब ये जो इक्लिप्स लॉ है वो फिर से जिंदा हो जाएगा, फिर से रीगेन, फिर से वैलिड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई मेरे? सच्ची बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी, ईजी लग रहा है? ईजी लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो इक्लिप्स है ना, इक्लिप्स है, ये तो सीधा सीधा बात ये हो चुकी कि भैया ये पहले से एक लॉ था और ये फंडामेंटल राइट अभी आया है, फंडामेंटल राइट बड़ा होता है इसलिए उसने ग्रहण लगा दिया लॉ के ऊपर। सेवरेबिलिटी क्या कहता है पता है? कहता है कि सुनना, सेम टॉपिक है, सेम कंसेप्ट है। देखो ये लॉ है और ये है अपना फंडामेंटल राइट, ठीक है। कहता सर ये जो ग्रहण लगता है ना सर, ये पूरा पूरा तो हमेशा नहीं लगता, कभी कभार देखते कि आधा ग्रहण लगा है, पूरा ग्रहण तो लगा नहीं है, आधा ग्रहण लगा है। किसी किसी जगह से हम लोग देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि आधा ग्रहण लगा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है, जो भी ये जो फंडामेंटल राइट नया नया आया है ना, वो पूरा इस लॉ के अगेंस्ट नहीं है। इस लॉ में बहुत सारे प्रोविजंस लिखा है, कुछ कुछ प्रोविजंस को जो है ये बीट करता है, कुछ कुछ प्रोविजंस के अगेंस्ट होता है ये फंडामेंटल राइट। तो ये सेवरेबिलिटी कहता है, देखो जब ये फंडामेंटल राइट नया आया है ना, तो लॉ के पूरा तो लॉ के अगेंस्ट नहीं है, कुछ कुछ प्रोविजंस के अगेंस्ट होगा, है ना। तो कह रहा है कि जितना अगेंस्ट में है ना उतना डॉर्मेंट हो जाएगा, जितना अगेंस्ट में है उतना डॉर्मेंट हो जाएगा, जितना अगेंस्ट में है उतना जो है हम लोग उसको हाइड करेंगे, जितना अगेंस्ट में है उतना इक्लिप्स हो जाएगा, उतना ग्रहण लग जाएगा, बाकी का जो लॉ है वो चालू रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसका एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊंगा, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। एग्जाम्पल समझेंगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा तुम्हारा, बोलोगे सर आई लव यू, ऐसा बोल दोगे। सुनो कंसेप्ट देखते सबसे पहले। द डॉक्ट्रिन अप्लाइज टू बोथ प्री एग्जिस्टिंग एंड न्यू लॉ, या तो प्री एग्जिस्टिंग लॉ या तो न्यू लॉ, ठीक है। इट डील्स विद द सिचुएशन वेयर अ लॉ कंटेन्स बोथ वैलिड एंड इनवैलिड प्रोविजन। मतलब पूरा वैलिड पूरा इनवैलिड नहीं है, थोड़ा वैलिड है थोड़ा इनवैलिड है प्रोविजन लॉ में लिखा है। इम्पैक्ट क्या आएगा इस सेवरेबिलिटी से? इफ़ अ पार्ट ऑफ लॉ वायोलेट्स अ फंडामेंटल राइट, थोड़ा इस लॉ का थोड़ा पार्ट जो है ना वो वायोलेट करता है फंडामेंटल राइट को, दैट स्पेसिफिक पार्ट, वही स्पेसिफिक पार्ट इज कंसिडर्ड सेवरेबल एंड बिकम्स वॉइड। उतना ही पार्ट को हम लोग वॉइड कर देंगे, वॉइड मतलब उसको रोक देंगे, उसको कैंसिल कर देंगे, उसको इनवैलिड करवा देंगे, ठीक है। द रिमेनिंग वैलिड पोर्शन ऑफ द लॉ कैन स्टिल बी इन्फोर्स्ड, ठीक है। पर्पस क्या है इस चीज़ का? द डॉक्ट्रिन हेल्प्स अपहोल्ड द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर बाय प्रिजर्विंग द वर्केबल पार्ट ऑफ द लॉ वाइल स्ट्राइकिंग डाउन द अनकॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट। कोई भी चीज़ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है ना, उसको हम लोग कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो चीज़। तो ये सेवरेबिलिटी क्या हेल्प करता है? सेवरेबिलिटी ये हेल्प करता है कि देखो लॉ मेकर्स भी जो लॉ बनाते हैं ना, बहुत चिंता धारा करके उसके बाद बनाते हैं लॉ।
अब पूरा ही लॉ को तुम इग्नोर कर दोगे, पूरा ही लॉ, इतना बड़ा लॉ हमने बना रखा है, इसको पूरा तुम ख़त्म कर दोगे, पूरा तुम उसको इक्लिप्स कर दोगे, पूरा वॉइड कर दोगे, पूरा इनवैलिड कर दोगे, सही नहीं है। जितना पार्ट इनवैलिड है उतना करो ना, पूरा करने का क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सेवरेबिलिटी वो कहता है। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा बवाल, ये वाला काट दो, ठीक है। तो इक्लिप्स क्या कहता है, इक्लिप्स कहता है पूरा डॉर्मेट कर दो, पूरा ग्रहण लगा दो, और सेवरेबिलिटी कहता है थोड़ा ग्रहण लगाओ, और जितना ग्रहण नहीं लगा है उसको एप्लीकेबल रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ चुका है, डिफरेंस समझ में आ चुका है, डिफरेंस समझ में आ चुका है। इक्लिप्स जो है हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लॉ पे लगता है, प्री एग्जिस्टिंग लॉ पे लगता है, एंड जो ये सेवरेबिलिटी है प्री एग्जिस्टिंग प्लस न्यू लॉ के ऊपर लगता है, दोनों के ऊपर लगता है, ठीक है, दोनों के ऊपर लगता है। तो न्यू लॉ बनते बनते आ सकते हैं। अब अगर कोई न्यू लॉ बना है उसमें भी फंडामेंटल राइट को ब्रीच, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कुछ कुछ प्रोविजंस है तो उसको ना मानो, जो प्रोविजंस फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में नहीं है उसको मानो, तो इसको कहा जाता है सेवरेबिलिटी। क्या समझ में आ चुका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बहुत ज़्यादा बवाल सर, एग्जाम्पल बता दो ना सर। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे इक्लिप्स का। किसका, इक्लिप्स का। देखो क्या बताए, इमेजिन, सोचो, अ लॉ एग्जिस्टेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, एक लॉ जो एग्जिस्ट कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, जो अलाउ करता था डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, जो पहले अलाउ करता था डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट देने में डिस्क्रिमिनेशन अलाउ करता था। इतना भयानक, इतना ईवल सोचो लॉ था, ठीक है। बेस्ड ऑन कास्ट, बेस्ड ऑन कास्ट, दिस वुड कन्फ्लिक्ट विद आर्टिकल 14। तो ये तो आर्टिकल 14 से कन्फ्लिक्ट करेगा सर। आर्टिकल 14 क्या है, आगे जाके पढ़ोगे। आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। तो अगर ऐसा है, पहले कोई ऐसा लॉ था जहाँ पे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन कर सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जो कि अभी अलाउड नहीं है, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, तो क्या करेंगे, अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स द लॉ वुड बी इक्लिप्स्ड, लॉ को हम लोग छुपा देंगे, ग्रहण लगा देंगे। इफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर लेटर अमेंडेड टू अलाउ सम फॉर्म ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट द इक्लिप्स्ड लॉ वुड पोटेंशियली बी रिवाइव्ड। तो अगर बाद में जाके हम लोग किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट लाए उस फंडामेंटल राइट में, ठीक है, जहाँ पे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन अलाउ कर दे, जैसे कि अभी है प्रेजेंटली SC ST, ठीक है, अदर बैकवर्ड ट्राइब्स, तो ये अदर बैकवर्ड कास्ट, तो ये सारे जो है डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेसिस पे हो रहा है, रिजर्वेशन है, समझ में आ रहा है ना। तो बाद में अगर कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग चेंज कर दे, कास्ट बेस रिजर्वेशन रखे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया, तो इस लॉ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे तुमको ये सिनेरियो समझ में आ रहा है कि सोचो, इमेजिन, पहले एक ऐसा लॉ था जहाँ पे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन अलाउ करते थे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, फिर एक फंडामेंटल राइट आया जिसको कहा जाता है आर्टिकल 14, जो कहता है कास्ट के बेसिस पे चेंज नहीं होगा। तो ठीक है, चेंज नहीं होगा, उसको इक्लिप्स कर दिए, उसको पूरा बैन करवा दिए, जो पहले का लॉ था, प्री एग्जिस्टिंग लॉ था, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग लॉ था। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है सर कि ये जो प्री एग्जिस्टिंग लॉ था ना, ये अभी फिर से ज़िंदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आर्टिकल 14 है इसमें थोड़ा अमेंडमेंट ला रहे हैं हम। तो क्या अमेंडमेंट, क्या चेंजेस ला रहे हैं सर? चेंजेस ये ला रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे गरीब कास्ट है, जैसे कि SC ST OBC, ठीक है, तो ये सारे जो पिछड़े जाति के लोग होते हैं, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? उनको हम लोग सपोर्ट कर सकते, कैसे? थोड़ा रिजर्वेशन देके। समझ में आ रहा है? अब तुम जो CS CA CA में कर रहे हो उसमें रिजर्वेशन नहीं है, तो तुमको इस लोचे में पढ़ना ही नहीं है कि सर रिजर्वेशन अच्छा है कि नहीं है। मेरे को कोई पूछना नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं पूछेगा कि सर रिजर्वेशन अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि हमारे कोर्स में तो भैया कोई रिजर्वेशन है ही नहीं। जो मेरिट के ऊपर है भाई मेरे, तुम टैलेंटेड हो तुमको मिलेगा सीट, नहीं टैलेंटेड हो तो भैया जाके गांजा फूको। उसके बाद देखो, ये समझ में आ चुके इक्लिप्स का डेफिनेशन। एग्जाम्पल, सेवरेबिलिटी का एग्जाम्पल समझते हैं। लिखा है कि इमेजिन अ लॉ दैट रेगुलेट्स वर्किंग आवर बट ऑल्सो इंक्लूड्स अ प्रोविजन रिस्ट्रिक्टिंग द राइट टू फॉर्म यूनियन। ठीक है, सोचो, इमेजिन, फिर से सोचो,
इमेजिन अ लॉ दैट रेगुलेट्स वर्किंग आवर, जो रेगुलेट करता है वर्किंग आवर कि वर्क कितना काम करना चाहिए एक इंसान को, और वही लॉ में लिखा है कि भैया तुम यूनियन नहीं बना सकते, यूनियन नहीं बना सकते, गैदरिंग एसोसिएशन नहीं बना सकते। तो सर ये तो पूरा लॉ ये ख़राब है क्या? नहीं, थोड़ा ख़राब है। कहाँ पे ख़राब है सर? ये यूनियन वाला। क्यों? क्योंकि यूनियन बना सकते हैं, ये राइट अपने को देता है आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 अपने को राइट देता है, ठीक है, टू राइट टू फॉर्म यूनियन एसोसिएशन। ठीक है, ये राइट देता है। तो सर इस लॉ में लिखा क्या है? इस लॉ में लिखा है कि वर्किंग आवर्स हम लोग डिसाइड करेंगे एंड ऑल्सो यूनियन नहीं बनना है। तो सर पूरा गलत है क्या? नहीं, इस लॉ में पूरा गलत नहीं है, सिर्फ थोड़ा पोर्शन गलत है। तो जितना गलत है उसको हटाओ। तो द प्रोविजन रिस्ट्रिक्टिंग यूनियन माइट बी डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर सिवरेबिलिटी। तो पूरा लॉ में एक प्रोविजन है जहाँ पे यूनियन का बनना जो है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो रहा था, लेकिन उसको हम लोग हटा दिए। बाकी का जो लॉ है वो प्योर है, उसको हम लोग रख रहे हैं। द रेस्ट ऑफ द लॉ रेगुलेटिंग वर्किंग आवर्स वुड रिमेन इन्फोर्सेबल। वर्किंग आवर्स को जो है वर्किंग आवर्स के लिए रिलेटेड रेगुलेशन रूल्स बनाना, इसमें कोई गलत नहीं है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं, किसी भी फंडामेंटल आर्टिकल्स के अगेंस्ट नहीं है। तो वो वाला लॉ चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप कि ये पूरा समझ में आ चुका है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। बताओ फटाफट। अब हम लोग जाएंगे रॉकेट स्पीड में। किस स्पीड में बताओ? रॉकेट स्पीड में। ठीक है, देखो आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बताओ फिर से। गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स एवरी वन इज सब्जेक्ट टू सम लॉ रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। Equal protection of law means everyone gets some benefit and protection under the law. This right applies to all people in India, including foreigners and corporation. Equality is a fundamental right of the Indian Constitution. तो right to equality कहाँ पे मिलता है अपने को? हाँ जी, आर्टिकल 14। नेक्स्ट बताओ। एग्जाम्पल के तौर पे अ लॉ हैज़ बीन पास्ड फॉर ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वीमेन below the age of 14 years for education. It was contended that there shall be equality before the law. Can it be passed? Yes, it can be passed if the legislation is based on reasonable classification and intellectual differentia. इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे आर्टिकल 14 में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे मैं लिखवाऊंगा, इसको मैं खुद लिखवाऊंगा आपको, ये वाला पॉइंट। ठीक है, आर्टिकल 14 का मेन उद्देश्य ये है कि वो क्या बताओ, क्लासिफिकेशन अलाउ करता है लेकिन क्लास लेजिस्लेशन नहीं। मतलब क्लासिफिकेशन अलाउड है लेकिन क्लास लेजिस्लेशन नहीं। दोनों में डिफरेंस क्या? दोनों में डिफरेंस क्या है सर? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है मैंने क्लासिफाई किया है स्टूडेंट्स को, जैसे CA, CS, CA में अलग अलग क्लासीफाई, अलग अलग क्लास के स्टूडेंट्स। क्लास लेजिस्लेशन का मतलब होता है कास्ट के बेसिस पे सेपरेट करना, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, ये सारा। ठीक है, इसके बेसिस पे वो अलाउड नहीं है। क्लास लेजिस्लेशन अलाउड नहीं है लेकिन क्लासिफिकेशन अलाउड है। अब ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है ये इंटेलेक्चुअल डिफरेंशिया के ऊपर हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है? इंटेलेक्चुअल डिफरेंशिया। आपके दिमाग के ऊपर हो रहा है, दिमाग की पावर, दिमाग का कैपेबिलिटी के हिसाब से हो रहा है, इंटेलिजेंस के हिसाब से, ना कि आपका जन्म, आपका कलर, उसके हिसाब से नहीं हो रहा है। तो उसको कहा जाता है क्लास लेजिस्लेशन। क्लास लेजिस्लेशन जो है वो अलाउड नहीं है लेकिन क्लासिफिकेशन अलाउड है। क्लासिफिकेशन अलाउड है, फिर से बताओ। क्लासिफिकेशन अलाउड है, क्लासिफिकेशन अलाउड है लेकिन क्लास लेजिस्लेशन अलाउड नहीं है। तो वो वाला जो आर्टिकल 14 वाला जो छोटा सा पॉइंट है ना, वो एकदम लास्ट में मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, अभी फटाफट फ्लो को एंड नहीं करते, फ्लो को बनाए रखते हैं हम लोग, फटाफट करते, स्टार्ट कर देते एकदम। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, आप किसी भी रिलीजन से हो, रेस से हो, कास्ट से हो, आपका कोई भी जेंडर हो सकता है, प्लेस ऑफ बर्थ हो सकता है, हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। 15.2 कहता है गारंटीज एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। आप जा सकते हो, होटल में जा सकते हो, आप पब्लिक रेस्टोरेंट्स में जा सकते हो, शॉप्स में जा सकते हो, कोई रोकेगा नहीं। पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगह पे जा सकते हो, जैसे कि मूवी हॉल, थिएटर्स। आप वेल जो है कुआं यूज़ कर सकते हो, पब्लिक कुआं, पब्लिक टैंक,
पब्लिक बाथिंग घाट यूज़ कर सकते हो, रोड यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई आपको रोकेगा नहीं। आपका रेस, कास्ट, सेक्स, फिर प्लेस ऑफ बर्थ, फिर रिलीजन देख के कोई आपको रोकेगा कि नहीं, आप तुम यहाँ पे नहीं जा सकते, तुम वहाँ पे नहीं जा सकते। जो पब्लिक का है उसको तुम कोई भी किसी भी हिसाब से यूज़ कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन होली पार्टली और स्टेट फंड और डिग्री विद द जनरल पब्लिक। फिर देखो आर्टिकल 15(3) कहता है अलाउज स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल 15(3) ये भी कहता है कि वुमेन एंड चिल्ड्रन के से रिलेटेड हम लोग स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, मतलब स्पेसिफिकली उनको थोड़ा और प्रमोट करने के लिए बना सकते हैं। आर्टिकल 15(4) कहता है अलाउज अफर्मेटिव एक्शन फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप्स लाइक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी हम एक्सेप्शनल केसेस में हम लोग अलग प्रोविजन बना सकते हैं, आप लोग रोक नहीं सकते। ठीक है। 15(5) कहता है अलाउ द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द advancement of the educationally and social backward classes including scheduled caste and tribes। फिर है admission to educational institution applies to all institutions including private ones, aid or unaided except for minority educational institutions protected under article 30। aid and unaided मतलब का मतलब ये होता है कि अगर स्टेट किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पैसा दे रहा है नहीं दे रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अप्लाइज टू ऑल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट वंस, एड एंड अनएड। मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी आपका रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ये सारा देख के आपको एडमिशन देगा नहीं देगा ऐसा नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाके आप बोल सकते हो कि मैं यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता हूँ या ले नहीं चाहता हूँ, वो लोग रोक नहीं सकते ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट, रिलीजन, रेस। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ जन्म लिए हो, हाँ जी, तो ये सारा पूछ नहीं सकते। ठीक है। आर्टिकल 15 कंप्लीटली समझ में आ चुका है। फिर देखो 15(6) क्या कहते हैं अलाउ स्पेशल प्रोविजन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि EWS कहते हैं हम लोग इसको, अप्लाइज टू ऑल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट वंस एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये तो पता ही है। ठीक है। फिर है रिजर्वेशन in addition to existing reservation for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes, EWS reservation limit cannot exceed 10% of total seats। तो 10% का रिजर्वेशन तो EWS को भी है। EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, ये एक अलग से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोई भी हो सकता है, तुम भी हो सकता हो, मैं भी हो सकता हूँ। ठीक, अगर मैं बहुत गरीब हूँ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हूँ, तो मैं ये शेड्यूल कास्ट के कैटेगरी में ही नहीं गिरता मैं, लेकिन मैं इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड हूँ, तो 10% का रिजर्वेशन उनके लिए भी है। समझ में आ रहा है ना कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ तो मेरे 10% के रिजर्वेशन के बेसिस पे मेरे को मिल सकता है, मेरे को जो भी चीज़ है गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो मिल सकता है मेरे को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बेसिकली क्या कहता है मैं आपको समझाता हूँ। आर्टिकल 16 जॉब से रिलेटेड है कि भैया गवर्नमेंट जॉब जो है ना कोई भी ले सकता है, आपका कास्ट, कलर, रिलीजन कोई नहीं पूछेगा। कुछ एक्सेप्शनल केसेस है वहाँ पे पूछेगा, वहाँ पे तुमको जॉब नहीं मिलेगा। हाँ सर ऐसा भी है क्या, कहाँ पे बताओ, समझाओ। 16(1) कहता है गारंटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट। 16(2) कहता है प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट और प्लेस बर्थ एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस भी है यहाँ पे। एक्सेप्शंस में क्या क्या आता है देख लो, ये एक्सेप्शंस आता है, ये एक्सेप्शंस वाला चीज़ जो है ना यहाँ पे पॉइंट के बाद फुल स्टॉप के बाद यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन ये यहाँ पे होगा एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस ये 1 2 3 4 क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन ये है कि अगर रिजर्वेशन मैंने कर रखा है तो तुमको जॉब नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन मैंने SC ST के लिए कर रखा है तो तुमको वहाँ पे जॉब नहीं मिलने वाला क्योंकि रिजर्व्ड है ना। उसके बाद है रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। ठीक है, बताओ फिर से, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए मैंने रिजर्व करके रखा है। ये बैकवर्ड क्लास वाला रिजर्वेशन है, तो इन दोनों को एक साथ मिला के भी पढ़ सकते हो, रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस, ऐसे करके भी पढ़ सकते हो या अलग अलग भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है रिलीजन क्वालिफिकेशन। पकड़ लो एक मंदिर है, वहाँ गवर्नमेंट मंदिर, वहाँ पे क्या मैं किसी भी नॉन हिंदू को मैं डाल सकता हूँ, एज अ पुजारी बिठा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि वो रिलीजियस है ना, वो रिलीजन से बेस्ड है। तो बस सिंपल बात यह है कि अगर रिलीजन बेस कहीं पर भी एप्लीकेशन है, जॉब खाली है, तो वो उस बेसिस पे सबको नहीं दिया जा सकता। ठीक है, एक हो गया रिलीजन, दूसरा हो गया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। लास्ट है अपना
अलाउस रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS इन द गवर्नमेंट जॉब, ये तो है ही। उसके बाद और एक है, और एक क्या है मैं आपको समझाता हूँ। वो है रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ, रिजर्वेशन तो है नहीं, वो है आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। क्या बताओ, नेक्स्ट और एक टॉपिक होगा यहाँ पे, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। लिख लो, MCQ आएगा ना, टेंशन ना लो। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे और एक पॉइंट आएगा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन? इसका मतलब ये होता है कि देखो, मेरे को अगर कोई डॉक्टर चाहिए, ठीक है, मेरे को एक स्पेसिफिक प्रोफेशन का बंदा चाहिए, वहाँ पे तुम BCom पास या फिर क्लास 12 पास जाके नहीं कह सकते कि मेरे को दो इक्वल राइट नहीं कर सकते ना तुम। मैं भी 12 पास हूँ, मेरे को डॉक्टर को मिल रहा है बैठने के लिए, वहाँ पे मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है? तो जहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगा वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? 3 है, बेसिकली 3 है। पहला है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, दूसरा है आपका रिलीजियस क्वालिफिकेशन, और तीसरा तो ये 3 एक साथ आ जाएगा, जो कि बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और शेड्यूल ट्राइब वाला। समझ में आ रहा है? ये 3 एक्सेप्शन है, इसके अलावा बाकी सब कोई भी जाके मुंह मार सकता है अपने गवर्नमेंट जॉब के ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 16, समझे? नेक्स्ट आता है अपना आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बहुत बढ़िया। आर्टिकल 17 पता है क्या कहता है? कहता है कि अबॉलिश कर दो। क्या अबॉलिश करे सर? हाँ जी, अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो है उसको अबॉलिश करो। तुम मेरे को छू नहीं सकते, मैं तुमको छू नहीं सकता, वो सारा उसको अबॉलिश करो। उसको अबॉलिश किया जाता है, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, उसको अबॉलिश किया जाता है आर्टिकल 17 में। ठीक है, अबॉलिशन का मतलब बॉयकॉट नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। बॉयकॉट आर नॉट कंसिडर्ड एज अनटचेबिलिटी। अब ये जो अनटचेबिलिटी है, ये बॉयकॉट और अनटचेबिलिटी दोनों एक दूसरे का सिनोनियम्स नहीं है। बॉयकॉट का मतलब अनटचेबिलिटी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। मतलब सिंपल चीज़ ये है कि अनटचेबिलिटी तो ख़त्म हो चुका है, अनटचेबिलिटी तो हो ही नहीं सकता, और ये ख़त्म हो चुका है। इंडियन संविधान में इसका कोई जगह ही नहीं है, अनटचेबिलिटी। ठीक है, तुम मेरे को छू नहीं सकते, हम तुमको छू नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी किसी भी छू सकता है बाय परमिशन, ठीक है ना? मतलब वो कास्ट वास्ट वाला नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बॉयकॉट करूँ तो अनटचेबिलिटी क्या आज के डेट में 2024 के डेट में तुम कर सकते हो? नहीं, लेकिन बॉयकॉट तो कर सकते हो। तो अगर कोई भी इंसान तुमको बोल दे तुम बॉयकॉट कर रहे हो मतलब तुम अनटचेबिलिटी कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि बॉयकॉट का मतलब अनटचेबिलिटी। उनको समझा देना है कि भैया बॉयकॉट अलग होता है, अनटचेबिलिटी। बॉयकॉट का मतलब होता है हम तुम्हारा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम तुमको बॉयकॉट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये छुआ छुई ये सारा नहीं आता है उसमें। ठीक है, आर्टिकल 18 कहता है प्रोहिबिट्स टाइटल प्रोहिबिट कर देता है। द गवर्नमेंट कैनॉट ग्रांट टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक ऑनर्स टू एनीवन। तो कोई भी टाइटल नहीं दे सकता, लेकिन मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल मिल सकता है, जैसे CS, CA, CMA टाइटल, डॉक्टर। समझ में? ये टाइटल मिलता है तुमको। ठीक है, टाइटल मिलता है। ये टाइटल तुम एकेडमिक टाइटल, ठीक है, मिलिट्री टाइटल, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ठीक है, ये सारा मिल सकता है तुमको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मिलिट्री एंड एकेडमिक अलाउड है, उसके अलावा कोई अलाउड नहीं है। सिटीजन कैनॉट एक्सेप्ट फॉरेन टाइटल्स। इंडियन सिटीजन कैनॉट एक्सेप्ट टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। जैसे सचिन तेंदुलकर को मिला था फॉरेन कंट्री से एक टाइटल सर का, सर सचिन तेंदुलकर। वो इंडिया में अलाउड नहीं है भाई मेरे। कोई भी सचिन तेंदुलकर को सर सचिन तेंदुलकर बुला ही नहीं सकता, बुलाओगे जेल में धर देंगे तुमको। समझ में आ रहा है? अच्छा, फॉरेन ऑफिशियल्स गेट परमिशन फॉरेनर्स वर्किंग फॉर द इंडियन गवर्नमेंट नीड प्रेसिडेंशियल अप्रूवल टू एक्सेप्ट टाइटल्स फ्रॉम देयर होम कंट्रीज। अगर पकड़ लो किसी भी पकड़ लो कोई भी नाम, फिरंगी नाम बताओ ना यार, फिरंगी नाम फिर सर जॉनथन ओके, जॉनथन एक फिरंगी नाम है। अब जॉनथन के आगे सर लगता है, वहाँ पे उनको सब सर बुलाते हैं, सर जॉनथन बुलाते हैं। तो क्या यहाँ पे इंडिया में बुला सकते? नहीं बुला सकते सर जॉनथन। वो एकेडमिक वाला सर, टीचर वाला सर, वो अलग होता है, और ये अलग होता है। सर मतलब हायर कास्ट, ऐसे मतलब जो इंग्लैंड वाले लोग होते हैं ना, वो पहले यूज़ करते थे ऐसे, मतलब सुपीरियर हो तुम। सर मतलब यू आर सुपीरियर। ठीक है,
समझ में आ रहा है, वो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल के लिए यूज़ किया जाता था सर टाइटल, या तो इसके अलावा भी और कुछ भी टाइटल फॉरेन टाइटल हो सकता है। क्या फॉरेन टाइटल, जहाँ आप फॉरेनर हो, इंडिया में काम कर रहे हो, ठीक है ना, आपको आपके मदरलैंड से कोई भी टाइटल मिला है, क्या वो टाइटल तुम यूज़ कर सकते हो इंडिया में? नहीं। नाम का टाइटल, पिताजी का टाइटल, मम्मी का टाइटल वो अलग होता है जो नाम के पीछे लगता है, नाम के आगे जो टाइटल है वो सारा नहीं लग सकता, ठीक है। फैंसी टाइटल्स नहीं लग सकते जो आपको अलग बिरादरी में डाल देता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ठीक है। तुम ऊपर वाले हो, हम नीचे वाले, मेरे पास टाइटल है वो वाला, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? अच्छा, गिफ्ट एंड पोजीशंस नीडेड अप्रूवल। एनीवन वर्किंग फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट मस्ट गेट प्रेसिडेंशियल परमिशन टू एक्सेप्ट गिफ्ट और पोजीशन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। तो फॉरेन गवर्नमेंट से तुम टाइटल लेकर इंडिया में आ रहे हो तो प्रेसिडेंट से अप्रूवल ले लो कि भैया तुम्हारा टाइटल अलाउड है कि नहीं, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। और अगर किसी भी इंडियन को फॉरेनर जो है टाइटल दे रहा है, गिफ्ट कर रहा है टाइटल एज अ सम्मान, ठीक है, आज से आपको ये नाम से बुलाया जाएगा, तो क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हो? प्रेसिडेंट से पूछो, प्रेसिडेंट अगर परमिशन दे दिया तो ठीक है। द आर्टिकल एम्स टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर एवरी वन इज इक्वल रिगार्डलेस ऑफ टाइटल्स और ऑनर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, ओके। नेक्स्ट आएगा आर्टिकल 19। ये जो आर्टिकल 19 है, ये हम लोग और एक क्लास जो है उसमें ख़त्म करेंगे आर्टिकल 19, और एक क्लास में जो है पूरा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन। मैं ज़्यादा नहीं आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से जितना मैं करवा रहा हूँ वो रिटेन करना है। तो आज का होमवर्क ये है कि आपको ये वाला पोर्शन जो है ये बहुत अच्छे से याद कर लेना, जितना मैंने करवाया है लिख लेना है, याद कर लेना है। इसका जो PDF है ये मैं अपने एप्लीकेशन में डाल दूँगा, ठीक है। और मैं 30 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं करवाऊँगा क्योंकि आपको बोर हो जाओगे। यहाँ तक करते हैं, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर शेयर कर देना, सपोर्ट करो चैनल को, मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा, आप मुझको सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।